नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेबलीफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 108 है, उसके आपके सॉल्यूशंस देख रहे हैं। तो देखिए, अपने इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये है कि आपके सामने 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं और सामने राज्यसभा की सीटें दे रखी है। वैसे आपको पता होना चाहिए, ओवरऑल अगर आपने से पूछे तो हमारे पार्लियामेंट में आपको पता 2 हाउस है। हमारी संसद के अंदर कितने सदन हैं? तो आप बोलो सर हमारी संसद के अंदर 2 सदन हैं, हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस है। और उन 2 हाउस की अगर अपन बात करें, ठीक है, उन 2 हाउस की अगर अपन बात करें तो एक है आपकी कौन सी? तो आप बोलो सर एक है लोकसभा। कौन सी? एक है लोकसभा और एक है आपकी राज्यसभा। ठीक है, डन। अब अगर राज्यसभा के अंदर अगर अपन बात करें तो राज्यसभा के अंदर अगर अपन देखें तो टोटल सीट कितनी है? अगर अपने से पूछे कोई तो राज्यसभा में टोटल अगर सीट देखें आज की तारीख में, वर्तमान में आज की तारीख में टोटल, ठीक है, तो टोटल सीट आज की तारीख में कितनी है आपकी? 245 सीटें। कितनी है? 245 सीटें। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है आपकी 250, बट वर्तमान में कितनी? 245। उसमें से हमको पता है इलेक्टेड सीटें, इलेक्टेड, ठीक है, निर्वाचित सीटें, चुनाव के माध्यम से कितने लोग आते हैं? 233। और आपको पता हो तो 12 लोगों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से क्या करता है? सीधा नॉमिनेट करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी तरफ से सीधा क्या करता है? नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति द्वारा, है ना। जो नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो आप बोलो सर वो होती है 12। ये सब अपन जानते हैं। तो इलेक्टेड सीटें कितनी? 233। इसमें से अगर पूछे सबसे ज्यादा किस राज्य से आते हैं तो सबसे ज्यादा आते हैं 31। कहां से आते हैं? यूपी से। यूपी से कितने मेंबर आते हैं राज्यसभा के? 31, जो सबसे ज्यादा है। बट हमें यहां पर उसके अलावा 4 राज्य दे रखे और उनकी सीटें आपको बतानी है। तो मैं आपको बता देता हूं, झारखंड के अंदर अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा की सीटें कितनी, तो झारखंड के अंदर राज्यसभा की सीटें हैं आपकी कितनी? 4। झारखंड के अंदर कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? 4। तो 4 आपको पता है, ए के ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किसमें? डी में। तो बाकी और देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपको पता है ए का क्या हो जाएगा? 4 और बी का क्या हो जाएगा आपका? 3। उत्तराखंड के अंदर कितनी सीटें हैं आपकी? 3, जबकि सी का क्या हो जाएगा? 2। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं आपकी? 7। तो पंजाब के अंदर कितनी सीटें हैं आपकी? 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डन। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए, देखते हैं अगला क्या है। इसके बाद अगर अपन बात करें, है ना, किस नदी को किस नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल डैम निर्मित है? तो अपन सब अच्छे से जानते हैं जो भाखड़ा नांगल डैम है वो है आपकी कहां पर? सतलुज नदी पर। कहां पर है? भाखड़ा नांगल जो डैम है वो आपके सतलुज नदी पर। आपने देखा होगा सतलुज नदी के बारे में 2 बातें अगर अपन देखें तो ये अगर अपन इंडिया का अगर क्या बनाए, अगर इंडिया का अपन मैप बनाए तो यहां पर तिब्बत के अंदर जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, कौन सी है आपकी? कैलाश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी है और उसमें भी एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल। क्या नाम है? राक्षस ताल करके एक लेक है, एक क्या है? झील है। यहां से सतलुज नदी निकलती है और यहां से सतलुज आने के बाद यहां से, ठीक है, राक्षस ताल झील कैलाश पर्वत तिब्बत से, यहां से निकलने के बाद भारत में सबसे पहले कहां पर? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब होती हुई ये नदी कहां चल जाती है? पाकिस्तान आपके चली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये नदी कहां होती है अगर आपसे पूछा जाए तो बोलो सबसे पहले ये नदी होती है आपके कहां पर? तिब्बत के अंदर। कहां होती है? तिब्बत में। फिर भारत में प्रवेश करती है कहां पर? तो आप बोलो सर हिमाचल प्रदेश में। फिर पंजाब के अंदर, ठीक है, और पंजाब के बाद ये कहां चली जाती है? आपके पाकिस्तान के अंदर ये नदी चली जाती है और पाकिस्तान में जाके सिंधु के अंदर ये नदी क्या होती है? मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक दर्रा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, ठीक है, दर्रा जो एक नहरों से रास्ते होते हैं जहां से, है ना, जिनको नदियां या हवाएं इस तरीके से बनाती है। तो कौन से दर्रे से अगर आपसे पूछा जाए, कौन से दर्रे से या कौन से पास से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो उस दर्रे का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो उसका नाम है सिपकीला। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सिपकीला। सिपकीला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में या इंडिया में सबसे पहले सतलुज नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। और एकदम हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर यहां पर आपका डैम बना हुआ है और वो डैम है आपका कौन सा? वो बांध है आपका भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध कहां पर है? तो सतलुज नदी पर है। ठीक है, डन है। नेक्स्ट आगे देखो, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आपका न्यू गिनी। कौन सा द्वीप है दोस्तों? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आपका न्यू गिनी। को बोले सर न्यू गिनी कहां पर है? तो देखो दोस्तों, न्यू गिनी अगर आप एशिया का मैप देखोगे तो जो इंडोनेशिया है, अंडमान निकोबार से नीचे की तरफ चलते हैं ना, इंडोनेशिया वाले खूब सारे आइलैंड आते हैं, और इंडोनेशिया से निकलने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब अपन जाते हैं तो बीच में एक आइलैंड पड़ता है। आइलैंड समझते हो ना? भूमि का ऐसा टुकड़ा जो कि चारों ओर से घिरा हुआ हो, किससे? पानी से। उसको इंग्लिश में आइलैंड या हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वीप। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, वो कौन सा? आपका न्यू गिनी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट
दुनिया का सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए आइलैंड या फिर सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए कि द्वीप कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, है ना, दुनिया का जो सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पर अगर देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, उसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किस कौन से महाद्वीप में आता है? तो यह आता है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। हालांकि इस पर कब्जा तो डेनमार्क का, और डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, तो राजनीतिक रूप से तो देखें तो ग्रीनलैंड जो आइलैंड है आपका वो यूरोप का हिस्सा है, बट फिजिकली देखें तो वास्तव में ये पड़ता कहां पर है भौतिक रूप से? तो ये पड़ता है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, महाद्वीप नहीं द्वीप, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका न्यू गिनी, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, या प्रॉपर देश के हिसाब से बोलो तो इंडोनेशिया और जो आपका पापुआ न्यू गिनी, उसके बीच में आपका एक आइलैंड पड़ता है, उसका नाम है न्यू गिनी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, उसका नाम है आपका बोर्नियो, ये भी इंडोनेशिया के उधर पड़ता है। और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो आपका आइलैंड है वो है मेडागास्कर, और ये मेडागास्कर पड़ता है आपके अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? ग्रीनलैंड। कौन सा है दोस्तों? वो है आपका ग्रीनलैंड। नेक्स्ट अगला, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए किस क्षेत्र के अंदर दोस्तों दिए जाते हैं? ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दोस्तों दिए जाते हैं? तो देखो, जो आपके शांति स्वरूप भटनागर साहब है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे क्या रहे हैं? साइंटिस्ट रहे हैं, और इन्होंने ही दोस्तों CSIR की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? CSIR 1942 के अंदर दोस्तों इन्होंने CSIR की स्थापना की थी। कहां पर? न्यू दिल्ली में। तो CSIR का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। फुल फॉर्म क्या है CSIR की? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, और दोस्तों यही संस्थान दोस्तों ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार अवार्ड देता है। अगर आपसे पूछा जाए CSIR है कहां पर? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1942 में। और फिर अब यही संस्थान दोस्तों इन्हीं के नाम से, शांति स्वरूप भटनागर के नाम से अवार्ड देता है। कितने फील्ड के अंदर दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों 7 फील्ड के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। किनको दोस्तों? ये जनरली जो वैज्ञानिक लोग होते हैं दोस्तों, क्या वैज्ञानिक मतलब जो विज्ञान के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं दोस्तों, ज्यादातर यंग साइंटिस्ट लोगों को जिनकी उम्र लगभग 45 साल से कम की होती है, और ऐसे यंग साइंटिस्ट लोगों को दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो बताओ किस क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है? जो विज्ञान में उत्कृष्ट काम करते हैं। कितने फील्ड में अवार्ड दिया जाता है? 7 फील्ड में, जिसमें जनरली बोलो तो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, 3 तो ये फील्ड हो गए। फिर आपका चिकित्सा, मेडिसिन हो गया ना, चिकित्सा मेडिकल साइंस, जो चिकित्सा हो गया मेडिकल साइंस, तो कितने फील्ड हो गए? 4, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और चिकित्सा बोले तो मेडिकल साइंस, कितने हो गए आपके? 4। फिर आपका मैथ्स हो गया, और एक इंजीनियरिंग हो गया, कितने हो गए? 5 और 4 और 2 6, और एक हो गया आपका अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान, है ना, अर्थ साइंस, अर्थ एंड होम साइंस, अर्थ एंड आपका जो होम साइंस है, ग्रह विज्ञान है, इसके अंदर। तो कितने फील्ड हो गए कुल मिला के? 7। इन 7 फील्ड के अंदर दोस्तों तो कुल मिला के आप देख लो, ऑल ओवर तरीके से देखे, एक तरीके से ऑल ओवर साइंस ही होगी। तो साइंस में जो अच्छा काम करते हैं दोस्तों, ऐसे वैज्ञानिकों को यह अवार्ड दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। और इसमें दोस्तों 5 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं दोस्तों? 5 लाख रुपए दोस्तों अवार्ड मनी के रूप में भी कैश दिए जाते हैं। ठीक है, तो 5 लाख रुपए इसके अंदर अवार्ड के रूप में दिए जाते हैं, कैश हो या चेक जो को भी हो, लेकिन याद रखना अवार्ड मनी कितनी है? तो 5 लाख रुपए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो शांति स्वरूप भटनागर साहब खुद बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और साइंस के क्षेत्र में अपनी अच्छी नॉलेज रखते थे। इन्होंने ही दोस्तों दिल्ली के अंदर CSIR की स्थापना की थी, और यही संस्थान दोस्तों अब ये अवार्ड देता है। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। किस फील्ड में दिए जाते हैं, कितने अवार्ड बनिए, मैंने जितना हो सके इतना आपको शॉर्ट में अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। अगला, इनमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक का कार्य नहीं है? तो आप जानते हो दोस्तों, एक देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर 2 तरह के बैंक होते हैं। किसी भी देश के अंदर एक तो होता है दोस्तों उस देश का सेंट्रल बैंक, उस देश का केंद्रीय बैंक। और याद रखना, किसी भी देश में केंद्रीय बैंक की संख्या मात्र 1 होती है। ठीक है, वही वो बैंक होता है जो दोस्तों नोट जारी वगैरह करने का काम करता है। ये सारे जो काम होते हैं, जो करेंसी जारी करना, ये सब काम कौन करता है? केवल उस देश का सेंट्रल बैंक। और हमारा ऐसा जो देश का सेंट्रल बैंक है दोस्तों, वो है RBI, बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब किसी भी देश के सेंट्रल बैंक को छोड़कर उसके अलावा उस देश में जितने भी बैंक हैं, ऐसे सभी बैंकों को अपन बोलते हैं कमर्शियल बैंक। बोलो क्या बोलते हैं? ऐसे सभी बैंकों को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक, बोले तो व्यापारिक बैंक। ठीक है, तो और हमसे किसका पूछा है? कमर्शियल, वाणिज्यिक बैंकों का या व्यापारिक बैंकों का काम पूछा है। तो बोला इसमें कौन सा काम नहीं है? तो जमा स्वीकार करना, ऑब्वियसली बात, हम जो पैसे लेके जाते हैं वो बैंक, नॉर्मली हमारे जो कमर्शियल बैंक हमारे पैसे जमा करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। ऋण प्रदान करना, बिल्कुल ये बैंक हमें लोन देने का काम करते हैं।
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल, जो एक तरह के सिक्योरिटी बिल्स वगैरह होते हैं उनका एक्सचेंज करने का काम करते हैं, बिल्कुल। करेंसी नोट जारी करना, बिल्कुल भी नहीं, ये व्यापारिक बैंक का या वाणिज्यिक बैंक का काम नहीं होता है, कमर्शियल बैंक का ये काम नहीं होता है। तो ये किसका काम होता है दोस्तों? ये काम तो होता है सेंट्रल बैंक का, तो ये एक कमर्शियल बैंक का काम नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो अपने को याद होना चाहिए, अगर हार्ट के अंदर चैम्बर्स की बात करें, हृदय में अगर अपन कक्षों की बात करें, ठीक है, हृदय में कक्षों की बात करें, अगर चैम्बर की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें मछलियाँ, जितनी भी क्या होती है दोस्तों, मछलियाँ, जो किस में आती है? पिसीज में। किस में आती है? पिसीज में। तो याद रखना, मछली में हृदय की कक्षों की संख्या कितनी होती है? 2। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आलिंद, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? निलय। इंग्लिश में ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल। तो कितने हो गए कक्ष? 1 और 2। तो याद रखना, मछली के अंदर कितने कक्ष होते हैं? 2। जबकि जितने भी दोस्तों सरीसृप होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? जितने भी सरीसृप होते हैं, सरीसृप बोले तो रेंगने वाले जीव होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं दोस्तों, इनके अंदर हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इनके हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3। जबकि दोस्तों, जबकि जितने भी पक्षी होते हैं, और रेंगने वालों में एक अब 2 अपवाद है, जैसे एक तो मगरमच्छ ले लिया आपने, क्या ले लिया दोस्तों? मगरमच्छ बोले तो क्रोकोडाइल, या घड़ियाल ले लिया, एलिगेटर, ठीक है, घड़ियाल ले लिया, एलिगेटर। और उसके अलावा जितने भी दोस्तों मैमल्स होते हैं, हम जो स्तनधारी जीव हैं, ठीक है, मैमल्स हैं, इन सब के अंदर हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर है दोस्तों? 4। 2 आपके ऑरिकल्स और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स। तो मेंढक दोस्तों क्या आता है? सरीसृप, रेप्टाइल्स में आता है, रेंगने वाले जीव में आता है। तो उसके अंदर हृदय के कक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर उसके हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं कितने? उसके हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं आपके 3। ठीक है, डन है। ओके, नेक्स्ट आगे देखो। टीवी का आविष्कार किसने किया था? बहुत सी फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा था दोस्तों। टीवी का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। जबकि गैलीलियो ने तो आपको पता है किसका आविष्कार किया था? टेलीस्कोप का, जो दूरबीन होती है आपकी, ठीक है, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। किसने किया था आपके? वो किया था आपके गैलीलियो ने। बाकी न्यूटन का तो अपन पढ़ते हैं, न्यूटन के नियम वगैरह। जो लाल किले की मोती मस्जिद किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना। ये जो लाल किले की मोती मस्जिद है, ये दिल्ली की बात हो रही है, और इसका निर्माण किया था दोस्तों औरंगजेब ने। अब इसमें बड़ी कंफ्यूज होते हैं अपन। याद रखना, एक मोती मस्जिद आपके आगरा के अंदर भी है, ये भी बहुत फेमस है, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। एक मोती मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों? आपके आगरा के अंदर है। और आगरा वाली का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा वाली जो मोती मस्जिद है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था आपके शाहजहां ने। तो कंफ्यूज मत होना, आगरा वाली अगर मोती मस्जिद का पूछता तो उत्तर करते अपन शाहजहां, लेकिन हमने औरंगजेब क्यों किया? क्योंकि ये लाल किले जो दिल्ली वाले की बात हो रही है, ठीक है, तो उसकी मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो सारनाथ जो आपका है कनिष्क का, तो उसका जो अपन देखते हैं तो उसकी तिथि लगभग मानी गई दोस्तों 81वीं ईस्वी, ठीक है, 81 AD। फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाला है नहीं खास। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले दोस्तों सूचना देनी पड़ती है? तो कम से कम पहले 14 डेज पहले। अपन जब आर्टिकल 61 पढ़ते हैं दोस्तों, तो आर्टिकल 61 के अंदर दोस्तों अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब है दोस्तों राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के अंदर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति को आपको उसके पद से हटाना है तो आपको 14 दिन पहले दोस्तों उसको क्या करना है? सूचित करना अनिवार्य है, जरूरी है। नेक्स्ट अगला, भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व, भारत की जो फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्राएं वगैरह है, उन सब का भंडार किसके पास है? तो भारत का है, तो वर्ल्ड बैंक के पास क्यों होगा? हम, ठीक है, IMF के पास क्यों होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारे जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं दोस्तों, वो सारे किसके पास होते हैं? हमारे देश के सेंट्रल बैंक के पास। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन है दोस्तों? RBI। कौन है हमारा सेंट्रल बैंक? कौन है? RBI। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, कोयले की किस किस्म के अंदर मूल पादप द्रव्य के अभिक्षय अवशेष पाए जाते हैं? Which variety of coals contains recognizable traces of the original plant material? देखो आप समझो, ऑब्वियस सी बात है, उसी कोयले के अंदर अपन देखते हैं कोयले के 4 प्रकार पड़ते हैं बेसिकली। सबसे अच्छा कोयला दोस्तों एंथ्रासाइट माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसमें कार्बन लगभग आपका 70 से 80% के आसपास क्या होता है? कार्बन होता है। और सेकंड सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों आपका कौन सा? सेकंड सबसे अच्छा माना जाता है बिटुमिनस। इसमें लगभग आपका 60 से 65% क्या होता है? कार्बन होता है। थर्ड फिर सबसे अच्छा माना जाता है लिग्नाइट, उसमें लगभग 40 से 45% कार्बन होता है। सबसे घटिया होता है दोस्तों आपका पीट, इसमें लगभग दोस्तों 25 से 30% तक क्या होता है? कार्बन। तो दोस्तों सबसे पुराना कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, क्योंकि जितना समय बीतेगा उतना ही ज्यादा कार्बन बढ़ता जाएगा। सबसे नया कोयला कौन सा होता है? पीट। लेकिन पीट है तो नया, मतलब अभी तक ज्यादा समय नहीं बना है पीट को बने हुए, तो ज्यादा समय नहीं बना तो कार्बन भी ज्यादा नहीं होगा, तो ये सबसे घटिया कोयला होता है। अब अगर नया है तो ऑब्वियस सी बात है
भाई ये कार्बन वगैरह है क्या, हमारे पेड़ पौधों के अंदर ही तो कार्बन है, वही तो दोस्तों इसी से तो क्या बनता है, जो कोयला बनता है। भाई पेड़ पौधे वगैरह मर जाएंगे, पेड़ मर गया तो उसकी वो जो लकड़ियां वगैरह जो जमीन में गई ना, तो उसके अंदर का कार्बन, वो कार्बन आपस में इकट्ठा हो के क्या रूप, किसका रूप धारण करता है, कोयले का। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको किस कोयले के अंदर दोस्तों प्लांट के सबसे रिसेंट अवशेष मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे नया कोयला होगा, जिसको बने हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, उसमें सबसे रिसेंट अवशेष होंगे, तो सबसे नया कोयला कौन सा होता है, पीट। दैट्स व्हाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पीट। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा कोयला पूछता तो उत्तर है दोस्तों क्या, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट अगला, कौन भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। तो दोस्तों महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में लाई जा सकती है, दोनों सदनों में दोस्तों, है ना, दोनों सदनों में जो प्रॉपर जो आपकी जो मेजोरिटी होती है, ठीक है, जो आपकी वो एब्सोल्यूट जो प्रॉपर मेजोरिटी मिल जाए, उसके बाद दोनों सदनों से दोस्तों पास होने के बाद ही दोस्तों राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को अगर आपको उसके पद से हटाना है तो दोनों सदनों में दोस्तों उस बिल को क्या कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। तो ए और बी, और इसमें भी ऐसा कोई फिक्स नहीं कि राष्ट्रपति को हटाना, पहले वो बिल लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, और कितने दिन पहले सूचित करना है, तो आप बोल सकते 14 दिन पहले। और ये वाली बात राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, तो ये है दोस्तों आर्टिकल 61 के अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, और याद रखना राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी, क्या प्रॉपर न्यायिक जुडिशरी प्रोसेस है, नहीं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है दोस्तों, अर्ध न्यायिक प्रोसेस है। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रोसेस है। ठीक है, क्वासी जुडिशरी प्रोसेस है, इंग्लिश में बोले तो क्वासी जुडिशरी प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, मैग्नीलियम एक मिश्र धातु, बिल्कुल एक मिश्र धातु दोस्तों, और इसी मैग्नीलियम से, मैग्नीलियम नाम से पता चला है, तो मैग्नीलियम में दोस्तों एक तो क्या होता है, तो अब सर मैग्नीलियम में एक तो होता है आपका क्या, एक तो होता है मैग्नीशियम और एक होता है आपका एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से ही दोस्तों वर्ड बना है आपका कौन सा, मैग्नीलियम। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से दोस्तों मिलकर बनता है मैग्नीलियम, और इसी से दोस्तों एरोप्लेन वगैरह की बॉडी वगैरह बनती है, एरोप्लेन वगैरह की, प्रेशर कुकर की दोस्तों, इनकी जो बॉडी है वो किससे बनती है, इसी मैग्नीलियम मिश्र धातु से बनती है। ठीक है, मैग्नीलियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट, परमार वंश की दोस्तों स्थापना किसने की थी, तो परमार वंश की दोस्तों स्थापना की थी उपेंद्र ने। लगभग 9वीं शताब्दी की बात है, 19th सेंचुरी की बात है ना, 9वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों, 9th सेंचुरी के अंदर उपेंद्र नाम का एक व्यक्ति था दोस्तों, इसी ने परमार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों शुरू के अंदर अपनी जो राजधानी बनाई परमार वंश की, तो शुरू में जो परमार वंश की राजधानी थी उसका नाम था, उस शहर का नाम है उज्जैन। क्या थी, उज्जैन। हालांकि बाद में उसके बाद परमारों की राजधानी बन गई धार। और इन्हीं परमार वंश का एक बहुत ही फेमस राजा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं, तो राजा भोज है क्या, कहाँ राजा भोज का, गंगूतिली। वो राजा भोज जो अपन बोलते हैं ना, वो भोज एक्चुअल में परमार वंश के ही थे। तो राजा भोज का संबंध किससे दोस्तों, राजा भोज का संबंध है परमार वंश से। किससे है, परमार वंश से। क्लियर है क्या, तो ये हालांकि परमार वंश के फाउंडर नहीं है, ये आगे चलकर आते हैं, बहुत ही फेमस राजा है। फाउंडर कौन है परमार वंश का, उपेंद्र है। और शुरुआत में परमार वंश की राजधानी कहाँ थी, इनिशियल फेज में उज्जैन, बाद में कहाँ हो गई, धार। ये सब मध्य प्रदेश की कहानी है दोस्तों। अगला, 4 अपने सामने पहाड़ी क्षेत्र दे रखे हैं और सामने 4 अपने को नदियां दे रखी है। अब बताओ कौन कौन सी, किस किस पहाड़ी से कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां पर है दोस्तों, कर्नाटक में, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है, ये बिल्कुल एकदम सही है। वेरीनाग झील दोस्तों एक टाइप का झरना है और यहीं से झेलम नदी निकलती है, और ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, ये भी एकदम परफेक्ट बात है, बिल्कुल सही है, ये भी एकदम सही बात है। क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ मैं चेक करना। हाँ, महाबलेश्वर, बिल्कुल दोस्तों महाबलेश्वर पहाड़ी है, और ये महाबलेश्वर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर एक जिला पड़ता है, सतारा। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और वहीं से कृष्णा नदी निकलती है, ये भी एकदम परफेक्ट है। और छोटा नागपुर का पठार वाला ज़्यादातर हिस्सा दोस्तों झारखंड में आपको देखने को मिलता है, और झारखंड के उसी हिस्से से दोस्तों निकलती है सुवर्ण रेखा नदी, ये भी एकदम परफेक्ट है। तो ये तो एकदम परफेक्ट, जिस ऑर्डर में दे रखा उसी ऑर्डर में एकदम सही है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब बताओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए का फर्स्ट। क्लियर है ना, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ये एकदम परफेक्ट सही है। जिस ऑर्डर में दे रखा वो ऑर्डर एकदम परफेक्ट है आपका, सही है। क्लियर, नेक्स्ट अगला देखो, मानव विकास सूचकांक इनमें से किसका संयुक्त सूचकांक है। ठीक है, इसमें से किसका संयुक्त सूचकांक है, अगर आपसे पूछा, जो अपन HDI निकालते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें बोलते हैं ना, तो किस किस आधार पर निकालते हैं, तो दोस्तों उसमें 3 चीजें चेक की जाती है। जीवन प्रत्याशा, मतलब जनरली उस देश में कितनी आयु तक लोग जीते हैं, है ना, और शैक्षणिक उपलब्धियां दोस्तों, और प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, सी,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पर कैपिटा दोस्तों क्या देखी जाती है? और देखी जाती है आपकी पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों टेलीविजन ट्रांसमिशन अगर बात करें तो ये एग्जांपल है आपका किसका? ये एग्जांपल है आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। किसका एग्जांपल है दोस्तों? ये आपका एग्जांपल बन जाएगा किसका? ये आपका एग्जांपल बन जाएगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। ठीक है, कोबल सर होता क्या सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन? दोस्तों सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ऐसे टाइप का संचार, एक ऐसे प्रकार का कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन का वो टाइप जिसमें एक बार में एक ही दिशा में, ओनली एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, है ना, अपन क्या कर सकते हैं? कोई संदेश या कोई सिग्नल, कोई संदेश या फिर कोई सिग्नल क्या कर सकते हैं? बताओ, भेज सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, उसमें संदेश ऐसा थोड़ी है जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में तो है। जो सैटेलाइट्स हमको आते हैं वही हमको दिखते हैं, वापस ऐसा थोड़ी कि हमारी चीजें उसके पास वापस सैटेलाइट के पास जा रही है। भाई फोन वगैरह के अंदर तो क्या होता है? चीजें आ भी रही है और वापस चीजें जा भी रही है। लेकिन टीवी हो गया, रेडियो हो गया, उसमें तो केवल एक ही डायरेक्शन में संदेश आते हैं। तो कम्युनिकेशन का वो टाइप जिसमें केवल एक ही दिशा में दोस्तों, है ना, संदेश भेज सकते हैं, सिग्नल भेज सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का वो टाइप को बोलते हैं क्या? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। तो टेलीविजन किसका एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। या रेडियो वाला भी किसका एग्जाम्पल होता? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में है? देखो कंफ्यूज मत होना, वैसे तो अमरावती करके एक जिला है, वो तो कहां है? महाराष्ट्र में है। और ऑप्शन में है क्या महाराष्ट्र? बिल्कुल दे रखा है, हाँ बिल्कुल। जो महाराष्ट्र वाला, इधर वाला जो विदर्भ वाला इलाका, उसमें एक जिला पड़ता अमरावती। तो वैसे तो किसी को लगा अमरावती महाराष्ट्र में होगा, लेकिन नहीं। अमरावती हिस्ट्री में अपन एक पढ़ते हैं, एक गांव है पुराने टाइम का, अब तो खंडर बन चुका है एक तरीके से, और ये आपका पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश जिले में। तो वहां पे जो स्तूप वगैरह बने हुए, जो एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से हमसे पूछना चाह रहा है, वो अमरावती स्तूप एक्चुअल में कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट। चार धाम राजमार्ग परियोजना 4 पवित्र स्थानों को जोड़ेगी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये भारतीय किस राज्य में? अब नाम से पता चला, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब आपके कहां पर है दोस्तों? ये सब आपके उत्तराखंड के अंदर है। भारत का पहला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कौन सा था? तो अपन सब जानते हैं 1936 के समथिंग भारत का पहला नेशनल पार्क स्थापित किया गया था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हालांकि शुरुआत में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद स्थापना शायद 1936 के समथिंग हुई थी, फिर उसके बाद 1955 में दोस्तों इसका नाम पड़ गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और तब से यही नाम है। तो भारत का पहला दोस्तों नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहां पर है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में। कहां पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। और यहीं से दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की भी शुरुआत की गई थी 1973 में, यहीं से, है ना, अप्रैल 1973 में। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था। ठीक है, यहीं से कहीं की शुरुआत की गई थी, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की भी क्या की गई थी? टाइगर रिजर्व की भी क्या की गई थी? स्थापना। टाइगर रिजर्व कितने आज की तारीख में देश में? तो लगभग शायद 56 है। और सबसे आखिरी 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है आपका तामोर पिंगला। तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तामोर पिंगला या पूरा नाम है तामोर पिंगला गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये कहां पर है? आपके छत्तीसगढ़ में। ये तो मैंने बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। अरे क्या बता रहा हूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो कहां है? उत्तराखंड में। यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी। फिर मैंने बस नॉलेज के लिए बता दिया कि वास्तव में आज की तारीख भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? 56। और सबसे आखिरी वाला टाइगर रिजर्व है कौन सा? ये वाला जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, तामोर पिंगला गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट अगला, हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है, जिसके मंत्री कौन है? एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय है। और जो आपका बिम्स्टेक संस्थान है, कौन सा? बिम्स्टेक जो संस्थान है, इन्हीं दोनों के बीच में दोस्तों एक समझौता हुआ है, और इसी के तहत एक एनर्जी सेंटर स्थापित किया गया। कहां पर? आपके बेंगलुरु के अंदर। कहां पर? बेंगलुरु के अंदर दोस्तों ये स्थापित किया गया। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ACI, ठीक है, से उच्चतम स्तर के, है ना, 5 मतलब रेटिंग दी गई, उसमें ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है ना? 5 रेटिंग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये बेंगलुरु हवाई अड्डे ने भी की है और दिल्ली हवाई अड्डे ने भी की, मतलब A और B दोनों हैं। तो A और B दोनों हैं, तो फिर उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपका A एंड B दोनों। क्या हो जाएगा दोस्तों? A एंड B आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सौर घूर्णन, जो सूर्य अपने अक्ष पर भी घूम रहा है ना ऐसे, उसके पैटर्न को जांचना और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों एक मिशन लॉन्च किया गया, चेज मिशन। ये किसका है? तो च से चेज और च से दोस्तों क्या हो जाएगा? चाइना। किसका मिशन है दोस्तों? च से चेज और च से क्या हो जाएगा दोस्तों? च से ही चाइना।
अगला, हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? आपको किसी को लगेगा ये है क्या? दोस्तों एक इंडेक्स है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक इंडेक्स। क्या नाम है दोस्तों? नाइट फ्रैंक इंडेक्स, एक सूचकांक है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? इसमें दुनिया के टॉप सिटीज को लिया जाता है और उसमें चेक किया जाता है कि वहां पर रहने के लिए आमतौर पर खर्चा कितना आता है एक इंसान का, एक महीने का या पर डे का, एक अगर वहां रहना चाहे इंसान, सर्वाइव करना चाहे तो कितना खर्चा आता है। ठीक है, तो ऐसी बड़ी बड़ी लग्जरियस सिटी को आपस में चेक करके उनका कंक्लूजन निकाला जाता है कि कौन सा शहर रहने के हिसाब से सबसे महंगा है, फिर उससे सस्ता, फिर उससे सस्ता, फिर उससे सस्ता। तो इस हिसाब से दोस्तों जब रिपोर्ट निकाली गई तो पता चला मनीला जो फिलीपींस है उसका शहर सबसे महंगा है, सेकंड नंबर पे शायद दुबई है और थर्ड नंबर पे अपना आया है, कौन सा आया दोस्तों? मुंबई। हालांकि एक क्वार्टरली रिपोर्ट है, हर 3 महीने बाद निकलती है, तो ये डेटा चेंज भी होते रहते हैं, बट जो लेटेस्ट है शायद उसमें मुंबई का स्थान लगा है और मुंबई का लगा तीसरे नंबर पे। तो वो भारत का एकमात्र शहर कौन सा आपका प्राइम ग्लोबल सिटीज में, तो वो आपका तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? मुंबई है। ये भी डेटा चेंज होता रहता है कई बार। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इस मॉक टेस्ट के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उसको अपन एक एक करके अच्छे से देखा, उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या उसके आंसर हो सकते हैं। और वही जो हर बात मैं कहता हूँ, फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपके गलत होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।